हिमाचल में आज अहम दिन है क्योंकि थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं और नतीजे बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। तो चलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं दिशांत, जानते हैं कि किस तरीके का माहौल इस समय चुनाव को लेकर बना हुआ है। दिशांत, अगर बात करें तो कौन कौन से बड़े फैक्टर हैं जो सरकार में अहम रोल अदा करते हैं सरकार बनाने में? तो विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल विधानसभा के चुनाव जिस तरह से अभी मौसम को लेकर भी कई तरह की जो है बातें हो रही थी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो आज फैसला 8 बजे के बाद हो जाएगा। हालांकि अभी 7:30 हो रहे हैं, लेकिन अब से आधे घंटे बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद जो है वो मतगणना जिस तरह से शुरू हो जाएगी, पुलिस पहले से ही तैनात है। तो सबसे बड़ी बात होगी ओपीएस, क्योंकि ओपीएस जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों को ओपीएस को लेकर जिस तरह से उम्मीदें हैं, तो कहीं ना कहीं ओपीएस को लेकर जो है वो सरकार पर भी जो है वो इस बार बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी कुछ कयास लगाए भी जा रहे हैं, क्योंकि पोलिंग भी इस तरह से हुई, कई लोगों ने बीजेपी के पक्ष में जो है वो आंकड़े रखे हैं, कईयों के कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। लेकिन जिस तरह से कांटे की टक्कर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल भी जो एमसीडी का चुनाव हुआ है, तो कोई भी पार्टी कभी भी जो है वो सत्ता बदल सकती है हिमाचल में। दिशांत, अगर मैं वोटों की बात करूं या एक जीत के मार्जिन की बात करूं, हालांकि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि 3 जिले बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। कांगड़ा की अगर बात करें 10 सीटें सीधे वहां से जाती हैं, शिमला की अगर बात करें तो वहां से काफी मार्जिन आता है, और मंडी की अगर बात करें तो वहां से भी काफी सीटें आती हैं। आप क्या मानते हैं, इन 3 जिलों में क्या जो बाजी मार जाएगा, क्या सत्ता उसके हाथ में जाएगी? जी विवेक जी, अगर हम बात करें तो कांगड़ा कहते हैं कि जिसके हाथ में है कांगड़ा, बस वही है हिमाचल की सत्ता पे राज करने वाला। तो इसी तरह से कांगड़ा जो है वो बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार जो कांगड़ा में अलग अलग सीटों पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, वहां बेहद ही अहम लोगों को उतारा गया है। चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, और फिर इस दौरान बागियों ने भी उनकी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पार्टी इस तरह से जिस तरह से चुनाव परिणाम को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस दौरान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी खास तौर पर चुना गया है। जैसे फतेहपुर की अगर हम बात कर ले तो सीट बदल दी गई, नूरपुर से फतेहपुर ले जाया गया, और पठानिया के बीच में इस दौरान टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरह की टक्कर है, तो वही अब बागी भी इसमें उतर चुका है। तो फतेहपुर की सीट सबसे ज्यादा हॉट मेरे मुताबिक जो है वो कांगड़ा में रहने वाली है। इस समय अगर मैं बात करूं बागियों की, बीजेपी की भी लंबी फहरिस्त है, जबकि कांग्रेस के बागी थोड़े कम है। कांग्रेस को यहां पर राहत है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बागी है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है अगर कहीं नेक टू नेक फाइट जाती है तो बागी ही इस बार सरकार बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। आपका क्या मानना है, बागी किस किस्म का फैक्टर इस बार होगा? पहली तो ओपीएस को लेकर जो है वो बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है, सरकार से कर्मचारियों की एक ही मांग होती है कि हमारी मांगे जो है वो पहले ही पूरी हो जाए। लेकिन अगर सरकार अपने जिसको टिकट देने वाली होती है वो उम्मीदवार चेंज कर देती है, तो पूरा पलड़ा जो है वो अलग हो जाता है। जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हमीरपुर सीट को लेकर बड़ा वहां पर बवाल हुआ, सबसे लास्ट में उन्होंने वहां पर उम्मीदवार उतारा जो है, और उसके बाद बड़ा कश्मकश जो है वो इस दौरान पार्टियों में देखने को मिली। लेकिन आपने जिस तरह से पूछा है कि कौन सी पार्टी में किस तरह का जो है वो रहने वाला है, किस पार्टी में बहुमत ज्यादा होगी, या बागी जो है वो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, तो बागियों में फतेहपुर की जो सीट है वो काफी सालों से जिस तरह से अगर हम दबदबे की बात करें तो बहुत अच्छे मतों से जो थे, चाहे वो हार रहे हो सीट से, लेकिन पकड़ उनकी, चाहे फतेहपुर अगर हम बात करें वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा ने भी वहां पर अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। लेकिन बागी जो है वो इस दौरान बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। शिमला की अगर मैं बात करूं, शिमला से जो कांग्रेस हर बार लीड में रहती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्लस पॉइंट ये रहता है कि शिमला से ज्यादातर सीटें कांग्रेस की आती हैं, और जो मेन फाइट है वो कांगड़ा में कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है, क्योंकि कांगड़ा में जो आता है एक किस्म से कहें सीधी सरकार वो लाता है। मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ है। अजय, आपसे जानना चाहूंगा, अगर ताजा आंकड़ों की बात करूं, किस परिप्रेक्ष्य से आप इस विधानसभा चुनाव को देखें? देखिए, जो ये चुनाव है, ओपीएस का मुद्दा इन चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है, और इसका सरकार को काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा इन चुनाव में रहा है। बाकी रही विकास की बात, तो सरकार दावे करती रही है कि उन्होंने विकास काफी किया है, लेकिन बीच में कोरोना के 2 साल रहे, और इस दौरान विकास प्रक्रिया पूरी तरह से ठप रही। सरकार को कुल मिला के 3 साल का ही वक्त मिला विकास कार्यों के लिए। सरकार ने तो बीजेपी सरकार ने मुद्दा बनाया विकास, लेकिन जो ओपीएस और अन्य मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दों से सरकार काफी कटघरे में आई है।
अजय, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कोरोना काल का समय रहा, उसमें उस तरीके के विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन एक जो बड़ा अहम फैक्टर माना जा रहा है बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एमसीडी चुनाव में देखा, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आगे बता रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया, साफ तौर पर बीजेपी ने दिखाया कि वहां पर बीजेपी दम रखती है, क्योंकि जो बीजेपी का अगर कहीं कैंपेन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, चुनावी मैदान को छोड़ती नहीं है। अगर हिमाचल की हम बात करें, बीजेपी जिस तरीके से डट के चुनाव लड़ी है, कांग्रेस उस तरीके से नहीं लड़ पाई। आप क्या मानते हैं, ये फैक्टर कितना काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। बीजेपी के हर बड़ा नेता केंद्र से पहुंचा है, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। राहुल गांधी ने हिमाचल आना जरूरी ही नहीं समझा, प्रियंका गांधी इसमें लगी रही, उन्होंने पूरा प्रचार संभाला, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आए। कांग्रेस के नेताओं को ये कमी जरूर खलेगी। बाकी जो रही बात एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल में दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव है उसमें बीजेपी को कम आंका जा रहा था, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। वहीं अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कांटे की टक्कर बताई गई है हर एग्जिट पोल में, और कुछ एक एग्जिट पोल ने बीजेपी को जीतता हुआ बताया है। कांग्रेस को सिर्फ एक आध एग्जिट पोल है जिसमें बढ़त बताई गई है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इसे किस तरह से ये इस फैक्टर बढ़ता है, बीजेपी के वोट बढ़ते हैं, क्योंकि बीजेपी की एक बात बताऊं, बीजेपी का कैडर वोट बहुत ज्यादा है, बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, जिसका काफी असर जमीनी तौर पर देखने को मिल सकता है और वो वोट में तब्दील हो सकता है। हालांकि कुछ जो आंकलन है वो साफ तौर पर यह भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो वहां पर फैक्टर है वो भी हावी है, क्योंकि हिमाचल में हमेशा ये रिवाज रहा है कि कोई भी सरकार अब तक रिपीट नहीं कर पाई है। बड़े से बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, वीरभद्र सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी अब तक रिपीट नहीं कर पाया है। हिमाचल में रिपीट करना एक किस्म से कहें तो काफी टफ चैलेंज माना जाता है, क्योंकि अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी सरकार अब तक रिपीट नहीं कर पाई है। मेरे सहयोगी कुछ ग्राउंड से जुड़े हैं, तो चलिए आपको सीधे रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिरकार मेरे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमीरपुर के अलावा पूरे प्रदेश में मतगणना शुरू होने वाली है 8 बजे। इस समय हम मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो है वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र है। यहाँ पर मतगणना होगी। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो पूरी चकाचौंध की गई है। पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। बंदोबस्त जो है पूरी तरीके से जो है किया गया है। सामने जो कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं ये है गेट। इस मेन गेट से केवल वही लोग जो हैं वो अंदर जा सकते हैं जिनके पास पास इश्यूज हैं या जो एजेंट्स हैं। इसके अलावा बात करें तो 3 टायर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से की गई है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार कांग्रेस भाजपा के अलावा आज़ाद प्रत्याशी भी जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टक्कर में है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारा हुआ है। कहीं ना कहीं मतगणना की जो प्रोसेस है वो आपको बताना चाहेंगे। 8 बजे जो है सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी। उसके बाद जो है वो ईवीएम लगभग 8:30 बजे जो है उनकी गिनती शुरू की जाएगी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 9 टेबल लगाए गए हैं और जो काउंटिंग राउंड है वो 12 किए गए हैं। हमीरपुर के अलावा जो है जिला हमीरपुर की बात करें तो जिला में जो है बड़सर में राजकीय जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर बड़सर में वहाँ पे काउंटिंग होगी। सुजानपुर में बाल स्कूल है वहाँ पर काउंटिंग होगी। भोरंज में जो है भोरंज में स्कूल है वहाँ पर काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं हमीरपुर जिला की जो बात करें तो हमीरपुर जिला में सभी जगह जो है वो उपमंडल पर जो है वो काउंटिंग होगी। तो रुझान आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। अभी तक 8 बजने हैं। जो लगभग जितने भी एजेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हमीरपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंदर सिंह। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश की नई विधानसभा की जो संरचना के होने वाली है और नई विधानसभा चुनने वाली है और इसी के लिए आज मतगणना का कार्य शुरू होने वाला है। मतगणना आज 8 दिसंबर है, तो मतगणना हिमाचल प्रदेश की नई विधानसभा के लिए होने वाली है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अगर ऊना ज़िले की बात करें तो हम ऊना ज़िले में इस बार 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए
3 स्थानों पर इसकी मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है ऊना में और ऊना के डिग्री कॉलेज में और ऊना के राजकीय डिग्री कॉलेज में। इस वक्त यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती का कार्य शुरू किया जाएगा। ऊना सदर विधानसभा, हरोली विधानसभा और कुटलैहड़ विधानसभा की गिनती का कार्य यहाँ शुरू किया जाएगा। सुबह सुबह का आपको दर्शकों दृश्य हम दिखाना चाहेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है और जो कर्मचारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, पुलिस के कर्मचारी है या सेना के जवान भी लगाए गए हैं और दूसरे जो है होमगार्ड्स के जवान भी लगाए गए हैं, वो चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ कर रहे हैं। और ये गिनती के लिए जितने भी काउंटिंग एजेंट्स आ रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से की जा रही है और उनके पूरी तरीके से जो आई कार्ड्स वगैरह है या अन्य जाँच की जो प्रक्रिया है उसको परखा जा रहा है और उसके बाद ही उनको अंदर आने की जो अनुमति वो दी जा रही है। ये दिखाना चाहेंगे कि ये डिग्री कॉलेज है और देखिए कि आप पुलिस के जो जवान हैं वो चारों तरफ मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी का पूरा तरह से पालन कर रहे हैं किसी प्रकार। और धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। धारा 144 के तहत किसी प्रकार के यहाँ तक कि छोटे जिस प्रकार के अगर कोई हथियार है या कुछ है उसको पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 8 साल तक जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला है, सतपाल सत्ती जी, उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर ऊना सदर से दांव पर लगी है। उनके सामने कांग्रेस के सतपाल रायजादा हैं। दोनों के बीच ही प्रमुख मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार हालांकि सतपाल सत्ती 3200 के मामूली अंतर से यहाँ पराजित हुए थे और इस बार क्या परिणाम रहता है ये आज तय हो जाएगा। इसके अलावा हरोली विधानसभा क्षेत्र है। हरोली विधानसभा क्षेत्र से नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी हुई है। वो हालांकि वो 4 बार पिछली हरोली विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के जो प्रवक्ता है, उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं राम कुमार जी, उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा है और वो वहाँ से मुकेश अग्निहोत्री को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र है जहां से कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्हें एक नया चेहरा उतारा है। और आपको बता दें कि 2 जो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र, वहां की जो गिनती है अंब में होगी जहां, और गगरेट विधानसभा क्षेत्र की गगरेट के पॉलिटेक्निक कॉलेज और अम्बोटा में की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ से अभी इतना ही और आगे की व्यवस्था के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल। बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपरों की मतगणना शुरू हुई है। अगर बात की जाए तो बैलेट पेपरों के बाद ईवीएम मशीनों की मतगणना शुरू की जाएगी। 10 टेबलों पर 10 ईवीएम मशीनें रखी जाएगी और एक साथ 10 मशीनों की मतगणना शुरू होगी। इस बारी 10 राउंड बनाए गए हैं और 10 राउंडों तक ये मतगणना चलेगी। अगर तकनीकी कोई खराबी आती है तो एक राउंड को बढ़ाया जा सकता है।